वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिंस कुमार। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर सेट यानी समुच्चय लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में आप समुच्चय से रिलेटेड बहुत सारे ढेर सारे बात सीखने वाले हैं और इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते हैं। शायद आप ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं हो सकता जो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी हम बहुत अच्छे तरीके से धीरे गति हम धीरे इतना मतलब टॉपिक का बात करेंगे, जो कि टॉपिक मतलब किताब से अंदर जितना भी टॉपिक हो सभी टॉपिक के ऊपर हम बारी बारी से बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप समझ पाइएगा समुच्चय होता क्या है, समुच्चय क्या है और समुच्चय का प्रकार, बहुत सारा चीज बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अंत तक, पहले मेरे दोस्तों यह बात जान लीजिए, पहले समुच्चय क्या है, समुच्चय का मतलब क्या होता है, समुच्चय का प्रयोग क्या होता है, हम आपको बताएंगे। पहला टॉपिक मेरा समुच्चय यानी समुच्चय होता क्या, डायरेक्ट हम टॉपिक पर ही बात करेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक समुच्चय शब्द का यूज क्या है। मेरा पहला टॉपिक है समुच्चय शब्द का यूज यानी समुच्चय शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है मेरे दोस्तों। तो समुच्चय शब्द का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों रिलेशन, क्या चीज, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन को परिभाषित करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, परिभाषित करने के लिए। अगर जो आपसे कोई पूछ देगा समुच्चय शब्द का यूज, समुच्चय शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना होगा समुच्चय शब्द का प्रयोग रिलेशन यानी संबंध, रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, संबंध, क्या बोलते हैं, संबंध। फंक्शन को क्या बोलते हैं, फलन, यानी संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए समुच्चय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ से टॉपिक भी जान लीजिए, समुच्चय शब्द का जो सिद्धांत जो है, सिद्धांत किसने दिया, समुच्चय शब्द का जो सिद्धांत किसने दिया, तो वो जर्मनी के गणितज्ञ थे, जर्मन गणितज्ञ थे। उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था मेरे दोस्तों, जॉर्ज कैंटर, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। अगर जो आपसे पूछेंगे समुच्चय शब्द का यूज कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए समुच्चय शब्द का प्रयोग, उपयोग, यूज यानी किया जाता है। और समुच्चय शब्द का सिद्धांत किसने दिया था मेरे दोस्तों, तो जॉर्ज कैंटर साहब दिए थे। किसने दिए थे, जॉर्ज कैंटर साहब दिए थे। और वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के गणितज्ञ थे, इसलिए जर्मन गणितज्ञ यानी जॉर्ज कैंटर कहा गया है। अगर जो आपसे पूछ दिया जाएगा समुच्चय शब्द का सिद्धांत किस गणितज्ञ ने दिया था, तो आपको बताना पड़ेगा जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर साहब ने दिए थे। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, आखिर समुच्चय शब्द का हम अध्ययन क्यों करते, समुच्चय शब्द का अध्ययन हम क्यों करते, समुच्चय का अध्ययन क्यों करते हैं। लेकिन इसका भी जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तो समझ लीजिए मेरे दोस्तों, समुच्चय का अध्ययन क्यों करते हैं, समुच्चय का अध्ययन क्या चीज मेरे दोस्तों, अध्ययन, समुच्चय का अध्ययन क्यों करते हैं। तो समुच्चय का अध्ययन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि प्रायिकता, अनुक्रमांक, ज्यामिति, ये सभी चैप्टर को अच्छी तरीका से हम समझ सके। क्या चीज बोले थे, प्रायिकता, क्या बोले, प्रायिकता, अनुक्रम, ज्यामिति है, ये सभी ETC मान लेते हैं। ये सभी चैप्टर को अगर जो आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले समुच्चय को समझना पड़ेगा, यानी समुच्चय की ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगा। अगर जो प्रायिकता, अनुक्रम, ज्यामिति ये सभी चैप्टर यानी ये सभी अध्याय पढ़ते हैं तो समुच्चय की ज्ञान की आवश्यकता आपको जरूर ही होना चाहिए। इसीलिए हम समुच्चय को पढ़ते, यानी कह देंगे अनुक्रमण, प्रायिकता इत्यादि को समझने के लिए किसका ज्ञान की आवश्यकता पड़ना चाहिए, तो बोलना पड़ेगा समुच्चय की ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे स्पेशल समुच्चय क्या है, समुच्चय का डिफिनेशन क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक यानी मेरा अगला टॉपिक है समुच्चय यानी सेट्स, यानी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए, सबसे पहले सिंपल तरीका से हम पहले डिफिनेशन को पढ़ के सुना देते हैं। डिफिनेशन क्या है, कहता है भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप ये जानिए सुपरिभाषित संग्रह क्या होती है। सुपरिभाषित
संग्रह क्या होती। यानी मान लेते हैं आपसे कोई ऐसा, संग्रह का मतलब होता है किसी चीज का समूह बनाना। संग्रह का मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह का मतलब होता है मेरे दोस्तों समूह। क्या होता है, समूह। सुपरिभाषित का मतलब निश्चित, क्या चीज, निश्चित। यानी ऐसा समूह बनाइए जो क्या हो, निश्चित हो। क्या हो, निश्चित हो। ऐसा समूह बनाइए जो क्या हो, निश्चित हो, परिभाषित हो, उसी को हम सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। यानी आप मान लीजिए अगर जो सुपरिनिश्चित संग्रह की निश्चित समूह होती क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। हमने एक लड़का से पूछा कि बताओ कि सप्ताह के दिनों का नाम बोलो, सप्ताह के दिनों का नाम बोले। यानी सुमन नाम का लड़का है, मान लेते क्या नाम है, सुमन। लड़का का नाम क्या, सुमन। उस लड़का से पूछा हमने कि सप्ताह के 7 दिनों का नाम बताइए, 7 दिनों का नाम बताइए। उन्होंने बोला कि बता, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा। ऐसे करते हुए ट्यूसडे मान लेते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। समझ में आ गया, ये सभी का उन्होंने नाम बोल दिया। लेकिन ठीक उसी प्रकार उसी टाइम हमने एक मोहन नाम का लड़का से भी यही पूछा कि सप्ताह के 7 दिनों का नाम बताइए। तो उन्होंने भी सेम कंडीशन बताया, यही संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, सेम बताइए। यानी ये दोनों संग्रह आपस में क्या कर रहा है भैया, मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ये दोनों क्या, इस लड़का से भी हमने पूछा तो यही जवाब मिला, और दूसरे लड़का से भी हमने क्वेश्चन पूछा तो यही जवाब मिला। यानी ये दोनों निश्चित है। ऐसी संग्रह, निश्चित संग्रह मतलब क्या, बहुत सारा चीज एक साथ रहेगा, उसी को संग्रह बोलते, उसी को समूह बोलते हैं। यानी ये दिनों का समूह है। क्या है, दिनों का समूह। यानी वैसी संग्रह, वैसी समूह जो सभी के लिए एक समान हो, वैसी संग्रह, वैसी समूह जो प्रत्येक इंसान के लिए समान हो। अगर जो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए आप वर्ष के महीनों के नाम, तो हम यही बोलेंगे जनवरी, फरवरी। क्या बोलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बोलेंगे अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक बोल देंगे, यही बोलेंगे। हमसे अगर पूछा, मान लेते हैं हमसे कोई पूछ दिए, ठीक, उसके बाद वही क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे पिताश्री से भी कोई पूछ देगा कि बताइए वर्ष के महीना के नाम, तो बताइए वो क्या आम, इमली, कटहल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वो भी क्या बोलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी सभी के लिए, यानी वैसी संग्रह यहाँ से स्पष्ट हो रहा। यानी वर्ष के महीना का नाम हमसे पूछिएगा तो हम भी क्या बोलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे दिसंबर तक। ठीक उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति से भी आप यही क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ष के सभी महीनों का नाम बोले, तो बताइए वो भी यही बोलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी आप समझ गएंगे, यानी ऐसी संग्रह, यानी वैसी संग्रह जो प्रत्येक इंसान के लिए एक जैसी हो। क्या हो, एक जैसी, यानी एक समान हो, उसी को तो हम समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। यानी मेरा एग्जाम्पल हो सकता है मेरे दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात कही जाए, यही यहाँ पर लिखा हुआ भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो बताइए जनवरी अलग है, फरवरी अलग है, भिन्न भिन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है। फरवरी अलग है, मार्च अलग है, अप्रैल अलग है, मई अलग है, जून अलग है, जुलाई अलग है, अगस्त, सितंबर सब अलग अलग है। ऐसा नहीं ना कि सितंबर को 2 बार लिख दिए, अक्टूबर को 2 बार लिख दिए, नहीं। यानी प्रत्येक अवयव को में भिन्न भिन्न नजर आ रहा है, और लेकिन वो अवयव एक संग्रह का निर्माण करना चाहिए। तो बताइए एक संग्रह का निर्माण कर रहा है, ये 12 महीना जो साल का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे लिए भी वही होगा, मेरे पिताजी के लिए भी संग्रह वही होगा, मेरे दादाजी के लिए भी संग्रह वही होगा। यानी वैसी संग्रह जो प्रत्येक इंसान के लिए समान हो, उसी को तो हम समुच्चय बोलते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल हम लिखा देते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों
हमने यहाँ पर लिख दिया स्पष्ट रूप से सप्ताह के दिनों का नाम। सप्ताह के दिनों का नाम आप क्या बताइएगा, बताइए। हमने आप ही से पूछ दिया, मान लेते हैं, क्या बोलिएगा, संडे। क्या बोलिएगा, उसके बाद क्या बोलिएगा, मंडे। क्या बोलिएगा, मंडे। उसके बाद क्या बोलिएगा, ट्यूसडे। क्या बोलिएगा, ट्यूसडे। उसके बाद क्या बोलिएगा, थर्सडे। क्या बोलिएगा, उसके बाद वेडनेसडे। उसके बाद फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा तो आपने क्या जवाब दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यही सब, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अगर जो मान लेते हैं यही क्वेश्चन आपके पिताजी से हम पूछेंगे, सप्ताह के दिनों के नाम बोलिए, तो क्या वे हलवा पूरी बोलेंगे, हलवा पूरी बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, हलवा पूरी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे, संडे, मंडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। समझ में आ रहा, यानी वैसी संग्रह, यह एक संग्रह है। क्या है, संग्रह। और यह संग्रह किसके लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, आपके पिता के लिए भी, और मेरे पिता के लिए भी, मेरे पिता के पिता के लिए भी। समझ में आ गया। उसके बाद अगला मेरा है सभी प्राकृत संख्या का समूह। हम जानते हैं प्राकृत संख्या, हमने बताया था इससे पिछले वीडियो में, प्राकृत संख्या क्या है, यानी हिंदू अरबी संख्या क्या है। तो गिनती की सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये होता है, अगर जो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये सब के सब प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ये सारा सारा क्या, प्राकृतिक संख्या, जो काउंटिंग के रूप में होता है। अगर जो हम जानते हैं, लेकिन आपसे पूछेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या आप बोलिएगा 0 से जो शुरू होता है उसे को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं? आप नहीं बोलिएगा। क्यों? क्योंकि वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। और प्राकृतिक संख्या जब आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत, यानी इन्फिनाइट तक। यानी वैसी संख्या जो शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, और कहाँ तक, अनंत तक, इसी को तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, या गिनती की सारी संख्या क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। और ये क्वेश्चन का जवाब उन लोगों को मिल चुका है। और प्राकृतिक संख्या का जो शुरुआत तो होता है 1 से, यह मेरे लिए भी, आपके लिए भी, आपके पिता के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए ही। अगर जो पूछ देंगे किसी से भी प्राकृतिक संख्या किसे कहते, तो सेम ही डिफिनेशन निकलना चाहिए, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या, यानी यह एक निश्चित संग्रह है, इसीलिए क्या है, समुच्चय। उसके बाद है वर्ष के महीनों का समूह। वर्ष के महीनों का समूह या वर्ष के महीनों का नाम। तो बताइए वर्ष का महीना क्या होता है, 12 होता है। क्या होता है भैया, 12 होता है। क्या होता है, जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा। अगर जो मान लेते हैं यही क्वेश्चन हम अपने पिताजी से पूछेंगे, बताइए पिताजी वर्ष के महीनों का समूह या वर्ष के महीनों का नाम क्या क्या होगा, तो वो बोलेंगे बेटा जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बोल देंगे। ठीक उसी वक्त हम अपने दादाजी से पूछेंगे, तो दादाजी बताइए वर्ष के महीनों का नाम क्या होगा, तो वो भी यही बोलेंगे जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा। यानी ये तो बात क्लियर है कि वस्तु का जो संग्रह है क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित है। इसीलिए तो यह क्या है, समुच्चय। क्या है, बात क्लियर, समझ में आ गया होगा। यानी वैसी संग्रह जो सुपरिभाषित हो, जो निश्चित हो, उसी को हम समुच्चय बोलते। बात क्लियर, समुच्चय समझ गए हैं? तो आप अगर समझ गए तो यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चय क्या है, उसका एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला मेरा टॉपिक है मेरे दोस्तों, क्या है, अवयव, सदस्य, तत्व। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यानी क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, संग्रह। संग्रह यानी समूह, संग्रह यानी समूह। अभी बताए थे हम, बहुत सारा वस्तु मिलकर एक क्या चीज बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, एक संग्रह बनता है, वही संग्रह। ये ना संग्रह की वस्तु, यानी संग्रह जो चीज से बनती है वही वस्तु कहलाएगा।
संग्रह की वस्तुओं को क्या बोला था, समुच्चय का अवयव, समुच्चय का यानी सेट का एलिमेंट बोला जाता है। बात के लिए आप समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले लिखा है सभी प्राकृत संख्या का समूह। यदि ध्यान सुनिए, यहाँ पर हम बोल सकते सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट इनफिनाइट तक, यानी मंझली कोष्ठक के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जाते ही रहेगा अनंत तक, मान लेते हैं अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक भैया, अनंत तक। हमने क्या बताया यहाँ पर, अवयव सदस्य तत्व एलिमेंट यही ना, यानी क्या बोले संग्रह की वस्तु, ये संग्रह है क्या, पूरा पूरा संग्रह प्राकृतिक संख्या के समूह है। क्या है, समूह है यानी संग्रह। यही संग्रह की वस्तु को, संग्रह की वस्तु, संग्रह जो बना है क्या चीज बना है, यही सब चीज से बना है, एक से मिलकर एक मेरा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमेंट। 3 भी मेरा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा, एलिमेंट हो गया। यानी 2 4 5 ये सब का सब क्या एलिमेंट है। बात कही जाए 8 क्या है, तो 8 भी क्या है, एलिमेंट है, यानी तत्व है, यानी अवयव है। क्या है, अगर बात कही जाए 6 तो 6 क्या है, 6 भी मेरा क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव है। यानी 1 भी अवयव है, 2 भी अवयव है, 3 भी अवयव है, 4 भी अवयव है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8, यानी संग्रह यही है पूरा। ये पूरा क्या संग्रह, और संग्रह की वस्तु, संग्रह की वस्तु यही सब है, यही सब तो अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, संग्रह की वस्तु यही सब होगा। संग्रह की वस्तु को ही हम क्या बोलते हैं, अवयव। ये सब का सब क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवयव। सब का सब क्या है, एलिमेंट है। सब का सब क्या है, एलिमेंट। शायद आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मेरे दोस्तों, मान लेते हैं, फिर से देखते हैं एक और एग्जाम्पल। सप्ताह के दिनों का नाम बोलेंगे, बताइए। सोमवार लिखिएगा, मंगलवार लिखिएगा, उसके बाद बुधवार लिखिएगा, बृहस्पतिवार लिखिएगा, ऐसे कर मतलब शनिवार तक जाइएगा मेरे दोस्तों। कहाँ तक जाइएगा, शनिवार, उसके बाद एक रविवार। यही सब मेरा क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवयव। ये सब का सब क्या है, अवयव है। ध्यान से आप देखिए, ये सब का सब क्या कहलाएगा, अवयव। यानी समुच्चय जो चीज से मिलकर बनता है, जो सब वस्तु मिलकर एक संग्रह का निर्माण करता है, वो जो वस्तु मिलता है वही वस्तु हम लोगों का यानी समुच्चय का अवयव कहलाता है। बात क्लियर। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर कुछ समुच्चय का उदाहरण लेते हैं। समुच्चय है, कौन समुच्चय, कौन समुच्चय नहीं है, कुछ उदाहरण लेते, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब मैंने एग्जाम्पल कुछ लिया है, कौन सी वस्तु समुच्चय है या नहीं है, यानी कौन सी वस्तु का संग्रह समुच्चय है और कौन सी वस्तु की संग्रह समुच्चय का उदाहरण नहीं है। इसी बात को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्या है, तेज विद्यार्थियों का समूह। क्या है, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा तरीका सुनिए और समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे दोस्तों। तेज विद्यार्थियों का समूह, बताइए ये पूरा दुनिया में कौन कितना तेज है। आप यह बात निश्चित रूप से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। हम कितना तेज हैं, आप कितना तेज हैं, यह आंकड़ा कोई इंसान नहीं लगा सकता है, यह सुपरिभाषित नहीं है। समझ रहे हैं, यानी डायरेक्ट लिखा हुआ, डायरेक्ट स्टेटमेंट का तेज विद्यार्थियों का समूह, यानी पूरा दुनिया की बात कर रहा है, पूरा दुनिया में, यानी तेज विद्यार्थियों का समूह। तेज विद्यार्थियों का समूह एक गांव में होगा तो दूसरे गांव में भी होगा, तीसरे गांव में, मतलब तेज विद्यार्थियों के समूह का आंकड़ा लगाना निश्चित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है मोटी लड़कियों का समूह। कौन कितना मोटी लड़की है, पूरा दुनिया की बात, यहाँ पर स्पेशल कहीं खास जगह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डायरेक्ट बोला जा रहा है मोटी लड़कियों का समूह, यानी पूरा दुनिया में बहुत सारी मोटी लड़की होगी। कौन कितना मोटी है ये आंकड़ा आप लगा सकते हैं, यानी नहीं आंकड़ा लगा सकते हैं, यानी यह बात सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह भी समुच्चय नहीं होगा। यह भी समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है।
यानी जब किसी बात को आप निश्चित कर सकते हैं, सुपरिभाषित कर सकते हैं, वही समुच्चय होगा, अन्यथा वह समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद मेरा अगला है सुंदर लड़कियों का समूह। पूरा दुनिया में बताइए मेरे भैया, पूरा दुनिया की बात कही जाए, कौन लड़की कितना सुंदरी है, कितना सुंदरी है, आप बताइए, आंकड़ा लगा सकते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे, किसी लाल परी को देख लेते होंगे, कहते होंगे कि अरे बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन फिर दूसरे जगह आप जाइएगा, ओ भगवान ये तो बहुत सुंदर लड़की है। यानी आपका मन जो है सुंदरता की ओर बढ़ते जाता है, आपका मन हमेशा सुंदरता को चेंज करते रहता है। यानी आपका मन आंकड़ा नहीं लगा सकता है कि कौन लड़की सबसे ज्यादा सुंदर है, नहीं लगा सकते हैं। यानी निश्चित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। अगर जो मेरे लिए कोई लड़की कहेंगे यह लड़की बहुत सुंदरी है, अगर जो दूसरे इंसान से पूछेंगे, वो दूसरे जगह के इंसान होंगे, दूसरे जगह के व्यक्ति होंगे, तो उसके गांव में भी एक बहुत सुंदर लड़की होगी, तो वो भी कहेंगे मेरे गांव से तो अच्छा लड़की है ये ना, मेरे गांव में इससे भी अच्छी लड़की है। तो यानी यह बात सुपरिभाषित नहीं है, सुंदर लड़कियों का समूह, इसीलिए यह भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। बात क्लियर। उसके बाद है सभी पूर्णांक संख्याओं का समूह। आप बताइए मेरे दोस्तों, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये जितना संख्या है सब का सब समुच्चय है, क्योंकि यह निश्चित है, इसीलिए सुपरिभाषित है। बात करेंगे पूर्णांक संख्या, तो आप पूर्णांक संख्या के ही बारे में बात करेंगे, इसीलिए तो यह समुच्चय है। यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम विषम, जितना संख्या है सबका सब समुच्चय है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? इसीलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय है। उसके बाद है वर्ग 11th के कुल छात्रों का समूह। क्लास 11th यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है कि भारत देश के क्लास 11th के स्टूडेंट, पूरा दुनिया की बात यहाँ पर समझाने वाला बात है। सिर्फ कहते हैं वर्ग 11th, कहाँ का वर्ग 11th, पूरा दुनिया में तो क्लास चलता है वर्ग 11th, तो पूरा दुनिया की बात कही जा रही है। तो बताइए वर्ग 11th के कुल छात्रों का समूह, क्या कुल छात्र को गिन सकते हैं? पूरा दुनिया में जो कुल 11th का जो छात्र है आप गिन सकते, नहीं गिन सकते हैं, यह सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह भी समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष बस मेन टॉपिक को समझिए मेरे भैया। कहता है किसी विशेष, क्या कहता है, किसी विशेष, विशेष मतलब खास, किसी विशेष मतलब खास, यानी नजदीक, यानी खास तौर पर आसपास की बात कही जा रही है। किसी विशेष विद्यालय यानी आसपास के विद्यालय की बात कही जा रही है। किसी विशेष विद्यालय के छात्रों का समूह, यानी आसपास के, विशेष मतलब आसपास, और आसपास में जो विद्यालय रहेंगे, बताइए उस विद्यालय में जाके हम छात्र छात्राओं को गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं? ध्यान सुनिए, विशेष का मतलब होता है नजदीक, विशेष मतलब नजदीक, आसपास मतलब समझ लीजिए, विशेष का मतलब नजदीक, नजदीक के पास, नजदीक में जो आसपास विद्यालय नजर आएंगे, उस विद्यालय के पास जाइए, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से पूछिए या क्लासरूम में जाइए, तो आप टोटल स्टूडेंट को गिन सकते हैं, यानी यह सुपरिभाषित होगा, इसीलिए समुच्चय भी होगा, समुच्चय होगा, समुच्चय है, इसीलिए समुच्चय है। शायद आप ये एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे, तो आप यहाँ पर हम साइड होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय को लिखते कैसे? सबसे पहले मेरे दोस्तों आप ये जानिए, समुच्चयों का निरूपण, यानी समुच्चयों का निरूपण का मतलब होता है, निरूपण का मतलब होता है लिखना, निरूपण का मतलब होता है व्यक्त करना, किसी भी चीज को व्यक्त करेंगे कैसे, यानी कहता है समुच्चयों का निरूपण। क्या लिखा होगा? समुच्चयों का निरूपण, यानी समुच्चयों को हम किस रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट का मतलब होता है समुच्चयों का निरूपण, यानी समुच्चय को हम कैसे लिखेंगे।
सबसे पहले मेरे दोस्तों समुच्च को जो होता है हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला तो समझते हैं, अंग्रेजी मतलब एबीसीडी वाला बात जो होता है, अंग्रेजी मतलब एबीसीडी, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़का अक्षर, कैसन का अक्षर, बड़का अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़का अक्षर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, इससे जाएगा जेड तक। यही सब लेटर के माध्यम से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं, इसी के द्वारा क्या चीज करते हैं, सूचित करते हैं, किसको, सेट्स को, किसको करते हैं, सेट्स को। यानी समुच्च का जो निरूपण होता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा, किसके द्वारा, बड़े अक्षरों द्वारा, यानी कैपिटल लेटर के द्वारा, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी इसका जो निरूपण करेंगे, समुच्चों का निरूपण, समुच्च को जो व्यक्त करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा इसे लिखते हैं। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं, कहेंगे यहाँ पर पांच लगातार, एग्जाम्पल फर्स्ट, 5 लगातार प्राकृत संख्या का समूह। सबसे पहले लगातार प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो बताए थे ना, संख्या जितने होगा सब एक सब क्या होगा, समुच्च होगा, बात क्लियर, अच्छा समुच्च होगा। अब क्या बताए थे, 5 लगातार प्राकृत संख्या थी, 1 2 3 4 5, ये हो गया, और ये सभी क्या समुच्च है। अच्छा समुच्च को क्या चीज से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, यानी बड़की अक्षर कोनो डाल देंगे, यानी समुच्च का निरूपण क्या हो गया, ए, यानी ये मेरा क्या हो गया, सेट हो गया, क्या हो गया, सेट, यानी ए मेरा क्या है, यहाँ पर सेट है, क्या है, ए मेरा क्या है, सेट है, और 1 2 3 4 5 ये सब का सब क्या कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, बात क्लियर, यानी 5 लगातार प्राकृत संख्या, ए बराबर 1 2 3 4 5 मंडली कोष्ठक के अंदर भर दिए, 1 2 3 4 ये सब का सब क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। ये मेरा क्या, सेट, यानी समुच्च कहलाता है। समुच्च का निरूपण क्या बोले थे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, तो समझ गए। यानी ये जो मेरा सेट है, सेट को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, बड़ी एबीसीडी जो भी लेटर होता है उस चीज से, जैसे ए है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बड़ी टी, बड़ी टी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं बड़की डी, बड़ी डी की जगह ये भी लिख सकते हैं बड़की ई। यानी ये सब बता रहा है कि समुच्च को जो हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की, यानी अंग्रेजी लेटर जो होता है, अंग्रेजी वाला लेटर वो बड़का होना चाहिए, कैसन का होना चाहिए, बड़का, शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद समुच्च का जो संग्रह होता है, ये सब का सब संग्रह की वस्तु ही क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है, एलिमेंट। बात क्लियर, चलते अगले ऊपर, अगले। तो मेरा अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों समुच्चों का, यानी समुच्च का जो एलिमेंट होता है, अवयव होता है, अवयव को किस रूप में लिखते हैं, अवयव का जो निरूपण होता है किस तरह से होता है, अब मेरा वही है। तो सबसे पहले समुच्च का जो होता है एलिमेंट, मतलब समुच्च को जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा लिखते थे, लेकिन यहाँ पर समुच्च का जो अवयव होता है, ये अवयव है, अवयव की बात करेंगे तो अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटरों द्वारा, छोटा लेटर कौन होता है, ये होता है ए बी सी डी ई डॉट जेड तक, यही सब का सब लेटर, ये सब का सब क्या समुच्च के अवयव को रिप्रेजेंट करेगा, समुच्च के अवयव को व्यक्त करेगा। यानी समुच्च के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, समुच्च के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे बी सी डॉट 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 जेड तक, यानी जेड से सूचित किया जाता है। बात कही जाए वर्णमाला के व्यंजन या वर्णमाला के, क्वेश्चन है मेरा, एग्जाम्पल समझिए मेरे दोस्तों, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप समझिए, ध्यान से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले रिप्रेजेंट ऑफ सेट को हमेशा बड़ी अक्षर से ए दे दिए। उसके बाद अवयव तो मेरा क्या है, स्वर मतलब क्या होता है, वॉवेल होता है, क्या होता है वॉवेल। अंग्रेजी में वॉवेल क्या होता है भैया, 5 गो, क्या होता है अंग्रेजी में वॉवेल क्या हो, 5 गो, कौन कौन, ए ई आई ओ
यू, ये सब का सब डाल देंगे, ए ई आई ओ यू, ये सब का सब बताइए, ये सब का सब मेरा क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? अवयव। ये सब का सब अवयव क्या है बताइए, आप ही खुद बताइए। छोटी लेटर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर है, समझ में आ रहा है? यानी समुच्च को, सबसे पहले ध्यान सुनिए, समुच्च के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तब समुच्च का अवयव है, अवयव को छोटी लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, स्वर मतलब वॉवेल होता है, वॉवेल क्या वो 5 कौन होता है? ये पांचों वॉवेल की सहायता से एक समुच्च बना है, समुच्च का नाम ए हो गया। और समुच्च ए का एलिमेंट क्या है? ए ई आई ओ यू, सबका सब क्या है? एलिमेंट है, अवयव। बात क्लियर? आगे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों अब आपको कुछ संकेत के बारे में बताऊंगा जो कि इस तरह से बोर्ड पर हमने लिख दिया है। सबसे पहले अगर प्राकृत संख्या की बात कही जाए, प्राकृत संख्या का समुच्च, तो प्राकृत संख्या का समुच्च क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात कही जाए पूर्णांकों का समुच्च, तो जेड या आई से लिखते हैं। पूर्णांकों संख्या का समुच्च को क्या चीज से? जेड या आई से। उसके बाद है परिमेय संख्या के समुच्च की बात कही जाए, परिमेय संख्या के लिए क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू। यानी उसके बाद वास्तविक संख्या की बात कही जाए तो आर, यानी रियल समझ रहे? आर रियल समझ रहे? यानी वास्तविक संख्या की बात कही जाए, वास्तविक संख्या का समुच्च, तो क्या हो जाएगा? आर। उसके बाद आर बट्टा क्यू की बात कही जाए, समझ लीजिएगा अपरिमेय संख्या की समुच्च की बात कही जा रही है। उसके बाद बात कही जाए जेड प्लस आई प्लस, यानी जेड प्लस, प्लस का मतलब धन, प्लस का मतलब क्या होता है? धन। यानी जेड प्लस या आई प्लस की बात कही जाए तो समझ जाइएगा धन पूर्णांकों का समुच्च। क्यू प्लस की बात कही जाए तो धनात्मक, पर क्यू संख्या क्या बोलते? क्यू को क्या बोलते? परिमेय संख्या। क्यू को क्या बोलते? परिमेय संख्या। अब क्यू पर प्लस रहेगा, समझ जाइएगा कि धनात्मक परिमेय संख्या की बात कही जा रही है, धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्च। आर प्लस, आर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। आर प्लस की बात कही जाए तो धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्च। डब्ल्यू यानी होल नंबर, यानी डब्ल्यू की बात कही जाए तो पूर्ण संख्या का समुच्च। ये संकेत भी आपको याद ही करना पड़ेगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले संकेत की बात कही जाए, कुछ संकेत ऐसा होता है जो एक्सरसाइज 1.1 का जो बनेगा सवाल सेट का, तो इससे रिलेटेड ही है फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस चिन्ह को जानिए, क्या लिखा हो? संकेत यानी दिया गया, ये संकेत है, इसका नाम है बिलोंग्स टू। इस संकेत का नाम क्या? बिलोंग्स टू। इस संकेत का नाम क्या? बिलोंग्स टू। क्या लिखा हुआ है? बिलोंग्स, बिलोंग्स टू। इस संकेत का नाम क्या? बिलोंग्स टू। इसका अर्थ होता है समुच्च का, समुच्च का अवयव है, समुच्च का अवयव है। ध्यान सुनिए, यानी इस चिन्ह का नाम क्या मेरे भैया? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। और इसका अर्थ होता है समुच्च का अवयव है। इसका मतलब क्या होता है? यह समुच्च का अवयव है, इसी बात को यह बतलाता है। क्या लिखा हुआ है? कोई अवयव किसी समुच्च का सदस्य है, इस बात को बताने के लिए संकेत बिलोंग्स टू का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रहा होगा। अगर जो आप नहीं समझते हैं तो आप उदाहरण देखिए, आप अभी जस्ट समझ ही जाइएगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एक सेट, ठीक, 5 6 7 9 13 दे दिए। अब बताइए ये मेरा क्या है? ए मेरा सेट है, क्या है? सेट है। ए मेरा क्या है? सेट है। ये 5 मेरा क्या एलिमेंट है, 6 क्या एलिमेंट है, 7 भी क्या एलिमेंट है, 9 भी क्या एलिमेंट है, 13 भी क्या एलिमेंट, यानी 13 भी क्या एलिमेंट। लेकिन ये सारा एलिमेंट किसका है? सेट ए का है। क्या है? सेट ए का एलिमेंट ये 5 6 7 9 13, ये सब का सब सेट ए का एलिमेंट है। यही बात तो बतलाता है बिलोंग्स टू। यानी बात कही जाए मेरे भैया, बात कही जाए ए डॉट 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 5, ए डॉट 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 5, बताइए ये 5 सेट ए का एलिमेंट है। ये सेट मेरा है, सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, तो हाँ है, तो हाँ है, तो इसके लिए क्या चाहिए? बिलोंग्स टू देंगे।
ध्यान देखिए, अब मान लेते ए है डॉट डॉट डॉट, मान लिया यहाँ पर 13। बताइए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कही जाए, एग्जाम्पल की बात कही जाए तो बताइए ए और 13 में क्या संबंध है। यह संबंध बतलाता है ये 13 जो एलिमेंट है सेट ए का है, सेट ए का है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या देंगे, बिलोंग्स टू देंगे। बात कही जाए ए डॉट 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 7, बताइए 7 सेट ए का एलिमेंट है। 7 जो है समुच्च ए का अवयव है, समुच्च ए का ये अवयव है, अवयव है, क्या है, समुच्च का सदस्य है, सदस्य यानी अवयव है। इस बात को बतलाने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, बिलोंग्स टू का। बात क्लियर, बात क्लियर। इसीलिए आप एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख सकते हैं ए बी सी ऑप्शन, डी में ये भी लिख सकते हैं ए डॉट डॉट डॉट, मान लेते 6 दिए तो यह भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब मेरा अगला संकेत है नॉट बिलोंग्स टू। क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, यानी नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्रॉस हो गया। यहाँ पर बतला कोई अवयव, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किसी समुच्च का सदस्य नहीं है। समझ में आ रहा है, यानी कोई एलिमेंट, कोई अवयव, कोई तत्व समुच्च का अवयव नहीं है। इसी बात को नॉट बिलोंग्स टू से हम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात कही जाए तो हमने एक एग्जाम्पल लिया ए, मानते बी बराबर क्या लिया, बी। ये बी बड़ा अक्षर है, इसका मतलब ये समुच्च है, और समुच्च का अवयव 5, 9, 13, 14, 15 ले लिए, ले लिए। उसके बाद हम क्या बोले थे, समुच्च नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये बात समझिए आप। मान लेते यहाँ पर रोमन में हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेते बी सेट है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 19 दे दिए। बताइए सेट बी का एलिमेंट कहीं पर नजर आता है, 19 नहीं आता है, 19 नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। बात क्लियर। बात कही जाए बी डॉट 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 23 लिख दिए, ये 23 एलिमेंट है। बताइए ये एलिमेंट सेट बी का है, ये एलिमेंट सेट बी में कहीं नजर आता है, कहीं नजर नहीं आता है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू। बात क्लियर। उसके बाद बात कही जाए बी डॉट 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 56, बताइए कहीं पर नजर आ रहा है, कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये 56 सेट बी का एलिमेंट नहीं है, नहीं है, क्या लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू। बात कही जाए बी डॉट 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 0, 0 कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। यानी अगर जो बात कही जाए कि बी डॉट 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 यहाँ पर लिख लिए 15, बताइए 15 एलिमेंट सेट बी का है, तो 15 एलिमेंट सेट बी का है तो क्या लगेगा, बिलोंग्स टू। अगर जो नहीं है क्या लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है समुच्च को व्यक्त करने की विधियां, यानी समुच्च को कितने विधि से हम व्यक्त करते हैं, समुच्च को कितने विधि से लिख सकते हैं। आज का टॉपिक यानी मेरा पहला अगला टॉपिक मेरा यही है, समुच्च को व्यक्त करने की विधियां, यानी समुच्च को कितने विधि से व्यक्त कर सकते हैं। समुच्च को 2 विधियों से ही व्यक्त कर सकते हैं। कितने विधि से, 2 विधि। समुच्च को व्यक्त करने की मात्र 2 विधियां होती है। तो सबसे पहला विधि है सारणी रूप या तालिका रूप। सारणी रूप या तालिका, यानी सारणी रूप या तालिका एक रूप हो गया, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अगला मेरा है अगला रूप समुच्च को व्यक्त करने की अगला विधि प्रतीकात्मक या समुच्च निर्माण। अगला क्या, प्रतीकात्मक या समुच्च निर्माण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म को समझेंगे। क्या, किसको समझेंगे, रोस्टर फॉर्म। आखिर रोस्टर फॉर्म होती क्या चीज है। रोस्टर फॉर्म को समझने के बाद हम बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होती है। चलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो मेरा रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म क्या होता है, देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए, भाषा को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपको भाषा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप उदाहरण को समझते हैं तो आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है,
सारणी यानी तालिका रूप यानी रोस्टर रूप में, इस रूप में, कौन रूप में, इस रूप में, इस रूप में समुच्च के सभी अवयवों को, समुच्च का जो भी एलिमेंट होता है सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक यानी मंझले कोष्ठक के अंदर, मंझले कोष्ठक के अंदर, मंझले कोष्ठक के अंदर एक एक कर अर्धविराम, अर्धविराम यानी कोमा, कोमा जो ये होता है ये कोमा, यही कोमा, कोमा देकर लिख दिया था। यानी बात करेंगे एग्जाम्पल की, ए मान लेते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का समुच्च, प्राकृत संख्या का समुच्च, ये एग्जाम्पल लिए, ठीक है। किसको अगर जो रोस्टर फॉर्म में सजाने की बात करें, किस रूप में, रोस्टर फॉर्म में, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी सेट को यानी समुच्च को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा लिखते हैं। तो पहले बरकी अक्षर कुछ लेते हैं, बड़ी बी लेते हैं, ठीक। ये सेट हो गया, सेट, सेट का एलिमेंट का जो संग्रह होगा क्या कहता है, प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ETC। बात क्लियर, क्या कहता है, इस रूप में समुच्च के सभी अवयव, समुच्च का सब अवयव यही ना, गिनती संख्या, सभी अवयवों कौन कोष्ठक, मंझले कोष्ठक, तो मंझले कोष्ठक, मंझले कोष्ठक, मंझले कोष्ठक के अंदर, मंझले कोष्ठक के अंदर है सभी अवयव, सभी अवयव एक एक कर अर्धविराम, अर्धविराम कोमा देकर, तो कोमा दे रहे हैं, कोमा दे दिए, हो गया, यही क्या हो गया, समुच्च यानी रोस्टर फॉर्म। यानी क्या कहता है, इस रूप में समुच्च के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक, मंझले कोष्ठक के अंदर, तो मंझले कोष्ठक के अंदर अंदर एक एक कर यानी कोमा दे करके लिख दिया जाता, तो उसी को तो कहते हैं रोस्टर फॉर्म। बात क्लियर। समुच्च क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका जो होता है ग्रुप यानी संग्रह जो होता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 यही सब होता है, यही सब तो एलिमेंट है। यही एलिमेंट को किसके अंदर रखेंगे, मंझली कोष्ठक, और मंझली कोष्ठक के अंदर सभी एलिमेंट को लिख देंगे और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में क्या लगा देंगे, कोमा। यही है तो रोस्टर रूप। बात क्लियर। अगला टॉपिक हम रोस्टर फॉर्म के बाद बिल्डर फॉर्म की ओर चलते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों रोस्टर फॉर्म तो आप समझ ही गए होंगे। अगला मेरा जो था ये बिल्डर फॉर्म, जिसे हम प्रतीकात्मक रूप या समुच्च निर्माण बोलते हैं। सबसे पहले इस रूप में क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले ध्यान से आपको ये सुनना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा आपको ध्यान से। अब ध्यान से पढ़ लेते तो आपको परेशानी जरा सा भी नहीं होने वाला है। उसके बाद परेशानी जो भी थोड़ा बहुत रहेगा, तो अगर जो हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आप एग्जाम्पल के जरिए इस टॉपिक से आप क्लियर ही हो जाइएगा। तो देखिए क्या कहता है, इस रूप में सदस्यों को यानी एलिमेंट के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है बताकर सदस्यों को व्यक्त किया जाता है, एलिमेंट को व्यक्त किया जाता है। इसके लिए एक मंझले कोष्ठक लिया। पहले नंबर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक रोस्टर फॉर्म के तौर पे मान लेते हैं ए बराबर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 ETC तक। तो ये बात आप समझ ही रहे होंगे, 1 2 3 4 5 मंझले कोष्ठक के अंदर और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कोमा यानी अर्धविराम है। तो बताइए ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में। इसको कन्वर्ट किस में करना है मेरे भैया, इसको कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म। इसको कन्वर्ट किस में करना है, बिल्डर फॉर्म में। यानी यहाँ पर हम लिख देते इन बिल्डर फॉर्म, इन BUILDER बिल्डर फॉर्म, इन बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, सबसे पहले सेट ए है तो सेट ए दे दी, बात क्लियर। मंझली कोष्ठक ले लिए, मंझली कोष्ठक क्या कहता है, इसके लिए मंझली कोष्ठक, इसके लिए यहाँ से देखिए, इसके लिए मंझली कोष्ठक, तो मंझली कोष्ठक ले लिए, ठीक। मंझली कोष्ठक के अंदर एक चर क्या है, इसके लिए क्या चीज़, मंझली कोष्ठक, मंझली कोष्ठक, मंझली कोष्ठक। तो मंझली कोष्ठक के अंदर तो मंझली कोष्ठक के अंदर एक चर क्या लेंगे, x, एक चर क्या लेंगे, x ले लिए। उसके बाद एक चर x को लिखकर तिरछी लकीर या कोलन, तो तिरछी लकीर या तो हम ऐसे देंगे तिरछी लकीर या x ऐसे देंगे या x कोलन देंगे। क्या कहता है, तिरछी लकीर या कोलन, यानी इसको इस दो बिंदा को हम क्या बोलते हैं, कोलन बोलते। क्या बोलते हैं,
फिर से इसके लिए क्या लेंगे, मंझली कोष्ठक लेंगे। मंझली कोष्ठक ले लिए। मंझली कोष्ठक के अंदर क्या कहता है, एक चर लेने के लिए, क्या कहता है, एक चर लेने के लिए। एक चर क्या चीज, एक्स। एक चर क्या चीज, एक्स। एक्स लिए, एक्स को लिख कर, एक्स को लिख दिए। लिख कर तिरछी लकीर या कॉलन, हम लकीरें कॉलन ले लिए, लकीर को छोड़ दे, तिरछी लकीर को छोड़ दे, कॉलन ले लिए, एक्स कॉलन एक्स। एक्स कॉलन कॉलन देकर पुनः दे दिए। फिर कहते हैं देकर पुनः, पुनः मतलब फिर से, चर एक्स, चर एक्स, एक्स को लिख कर, लिख दिए। कोमा देकर, क्या चीज, कोमा देकर, कोमा दे दिए। देकर चर के उस गुण को, चर क्या है, एक्स। एक्स क्या बता रहा है, प्राकृतिक संख्या। एक्स बिलोंग्स टू क्या चीज, एन। कैसे, एन क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या चीज से लिखते हैं, एन से। तो इसीलिए क्या कहता है, ध्यान सुनिए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिए क्या कहता है। इसके लिए क्या लेंगे, मंझली कोष्ठक। मंझली कोष्ठक ले लिए। उसके बाद मंझली कोष्ठक के अंदर एक चर क्या लेंगे, एक्स। एक्स ले लिए। उसके बाद कहता है लिख कर तिरछी लकीर या कॉलन, तिरछी लकीर नहीं देकर हम क्या दिए, कॉलन, कॉलन दे दिए। देकर पुनः चर एक्स को, पुनः चर एक्स को लिख कर तथा कोमा देकर, कोमा दे दिए। और x क्या है यहाँ पर बता रहे, प्राकृतिक संख्या। तो यानी x कोमा x क्या बता रहा है, प्राकृतिक संख्या। तो x बिलोंग्स टू n। बिलोंग्स टू का मतलब क्या, ये रिश्ता को बताता है, ये रिश्ता को रिप्रेजेंट करता है। कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया। यही मेरा क्या कहलाएगा, बिल्डर फॉर्म। ये क्या कहलाएगा, बिल्डर फॉर्म। यानी x कोलन x, x बिलोंग्स टू n, यानी ये क्या है, बिल्डर फॉर्म। बस समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल, यदि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझे तो हम अगला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप, क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये सिर्फ चीज़ को हम मिटा देते, ठीक है। उसके बाद ये भी मिटा देते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक मेरा सेट है डी। डी बराबर ले लिए 1 2 3 4 5 6। ये मेरा कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब देखिए इसको कन्वर्ट किस में करना है, बिल्डर फॉर्म। किस में कन्वर्ट करना है, बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म सेट तो वही रहेगा डी। सेट क्या वही रहेगा, डी। डी है तो डी ही रहेगा, लेकिन रोस्टर फॉर्म यानी कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं, बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, इसके लिए क्या किया था, पहले एक मंझले कोष्ठक। तो इसके लिए एक हम मंझले कोष्ठक ले लिए। मंझले कोष्ठक, मंझले कोष्ठक के अंदर एक चर एक्स। एक्स को लिखकर तिरछी लकीर या क्या चीज, कॉलन। दो उसको नहीं देना, कॉलन हम दे देते हैं, दे दिए। उसके बाद देकर, कॉलन देकर पुनः, फिर कहते हैं देकर पुनः चर, फिर से। पुनः चर का मतलब फिर से वो एक्स लिखेंगे, चर दे दिए, एक्स को लिखकर तथा कोमा देकर, कोमा दे दिए। कोमा देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट। चर के उस गुण को लिखेंगे जो प्रत्येक अवयव के द्वारा या समुच्चय क्या संतुष्ट होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर x दे दिए। अब देखिए यहाँ पर 6 तक ना, प्राकृतिक संख्या लिमिट है 6 तक। इसका बाउंड्री लाइन दे है, तो इसलिए यहाँ पर 6 दे सकते हैं। यानी x का मान ये बता रहा है या तो 6 है बराबर, ये बराबर का चिन्ह मतलब क्या है, या तो x का मान 6 के बराबर है, या तो 6 से कम है, या तो 6 से कम है। बात क्लियर। आई होप अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बताए क्लास 11th का जितना भी टॉपिक हम बताएंगे आपके तक पहुंचता ही रहे। और दोस्त आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो बार बार आप सभी के बीच लाता रहूं। और स्पेशल इस चैनल पे क्लास 11th का मैथ ही चलेगा, 11th और 12th का, और कुछ दिन के बाद हम क्लास 12th और क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए खास तौर पर VVI क्वेश्चन की भी बात करेंगे। लेकिन आज का क्लास मेरा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।